जय हिंद सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह एक बार फिर से आप सभी का जीत फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा जो क्लास है वो है हिंदी का, ठीक है, जो हमारी मातृभाषा भी है और बहुत दिनों से आप लोगों ने इसका इंतज़ार किया था, तो आपका इंतज़ार बेकार नहीं जाएगा। बड़ा ही शानदार लेक्चर होने वाला है ये, और एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं आएगा जो आपने देखा ना हो। होता है ना कि आपने प्रैक्टिस की और उसके आधार पे वहाँ जाके बहुत सारे क्वेश्चन, बट मैं ऐसा तैयार करके लेके आ रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रश्न भी इतने करवाऊंगा, प्रैक्टिस इतने करवाऊंगा प्रश्नों की कि आपके एग्ज़ाम में, परीक्षा में, चाहे वो किसी भी परीक्षा हो, यानी कि आपका सीजी एसआई का, आपका मेंस वगैरह भी, या आपका भी सीजीपीएससी पियोन के भी जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपका भी हॉस्टल वार्डन है, इसके अतिरिक्त मतलब छात्रावास अधीक्षक वगैरह, जो भी आपके सामने सीजीपीएससी सीजी व्यापम से संबंधित कोई भी परीक्षा हो और उसमें हिंदी अगर आता हो तो आज के बाद हिंदी कभी गलत नहीं होने वाली। चलिए शुरुआत करते हैं। और आज जो है लेक्चर, उसकी शुरुआत हो रही है अल्फ़ाबेट, इंग्लिश में कहते हैं हम इसे और हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला कुछ नहीं, क से ज्ञ तक जो हम पढ़ते हैं, व्यंजन जो भी पढ़ते हैं हम, ठीक है, और उसके बारे में पूरा आज डिटेल में पढ़ाई करेंगे। चलिए देखते हैं कि भाई वर्ण किसे कहेंगे, या क्या होता है वर्ण, अक्षर किसे कहते हैं, और ये क से ज्ञ तक है तो इन सबको किस तरीके से विभाजित किया जाता है, क्या कहा जाता है, और जो हम लोग आ पढ़ते हैं, ई और पूरा जो सब कुछ पढ़ते हैं उनको क्या कहा जाता है, किस तरीके के परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक पे। टॉपिक आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, साफ लिखा हुआ है वर्णमाला, ठीक है। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। भाई सबसे पहली बात कि वर्ण कहेंगे किसे, भाई वर्ण किसे कहेंगे, ठीक है। तो वर्ण बात करने से पहले, वर्ण पे बात करने से पहले, अब चूंकि वर्णमाला आ गया है तो भाई कुछ नहीं, वर्णों का क्रमबद्ध, वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाएगा, वर्णमाला। सीधे और सरल शब्दों में वर्णों का क्रमबद्ध समूह। ये जो पीडीएफ है, ये अगर आपको चाहिए होगा, आप कोई भी एग्जाम फाइट कर रहे होंगे और मैं ये वीडियो खास करके लिए यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ, तो जो भी जैसा भी लगे आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये पीडीएफ एक बस इस चैप्टर का आप लोग को मैं टेलीग्राम में अवेलेबल करवाऊंगा। आप क्वालिटी देख लीजिएगा, ठीक है, वो ज़रूरी है। तो टेलीग्राम चैनल जो है उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाएंगे और वहाँ से इस पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसके आगे के जो पीडीएफ हैं उसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा जीत फाउंडेशन क्लासेस प्ले स्टोर से, और वहाँ पे जो भी चीज़ें रहेंगी आपको कांटेक्ट करना होगा हमसे, हम बताएंगे, उस हिसाब से आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाएगा, वर्णमाला। अच्छा, वर्ण किसे कहेंगे भाई, तो वर्ण का मतलब होता है कि यहां पे लिखा हुआ है व्यंजन और स्वर को संयुक्त रूप से वर्ण कहते हैं, ठीक है। लेकिन आप जानिए कि जिसका खंड ना किया जा सके, जिसका क्या ना किया जा सके, खंड ना किया जा सके। अब आप बोलेंगे जिद में कि हम तो खंड करिए देंगे और आगे चल के हम खुद भी खंड करेंगे। भाई अगर आप उसका खंड कर दें तो उसका कोई एक अर्थ ना बचे, एक मीनिंग ना रहे, मीनिंगलेस हो जाए। मतलब खंड तो कर देंगे, तूड़ ताड़ देंगे, भाई एकदम बहादुर लोग हैं आप। तो खंड ना किया जा सके, ठीक है, या टुकड़ा ना किया जा सके, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, वर्ण, ठीक है। क्या नाम देते हैं, वर्ण। वर्ण में आपका जो भी है अ, ई, क, च, म, प, कुछ भी आता है, ठीक है, तो सब वर्ण ही है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं कि भाई वर्ण के बाद अक्षर बोलते हैं ना, अक्षर, ठीक है। वर्ण क्या है और अक्षर क्या है समझ लीजिएगा। एक तरीके से देखा जाए ना, साधारणतया वर्ण और अक्षर को हम लोग एक ही मान लेते हैं, लेकिन अक्षर जो है इसकी जो परिभाषा होती है कि जिसे क्षय न किया जा सके, मतलब कि इसका भी वही डिफिनीशन है कि कम या नष्ट न किया जा सके,
ठीक है, इसे कम या नष्ट ना किया जा सके। देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों की परिभाषाएं मिलती जुलती, लेकिन अगर आप, ठीक है, मौखिक रूप से अगर उच्चारण करते हैं, तो जब आप मौखिक रूप से बोलते हैं, मैं इसको लिखता हूं यहां पे, आप इसको देख पाइएगा, मेरा सर आ जा रहा है शायद, यहां लिख देता हूं। अगर आप मौखिक रूप से बोलते हैं तब वो क्या कहलाता है? अक्षर, ठीक है। और उसी वर्ण का लिखित रूप या वर्ण का मौखिक रूप कहलाता है अक्षर, और जो लिखित रूप रहता है वो क्या कहलाता है? वर्ण। लिखित रूप क्या कहलाएगा? वर्ण, और जो मौखिक रूप है वो क्या कहलाएगा? अक्षर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हमने वर्ण को जाना, हमने अक्षर को जाना। अब हम जानते हैं कि भाई यहां पे लिखा हुआ है एक शब्द, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि। एक एक टर्म्स को एकदम क्लियर करते हुए चलिए, ठीक है। अब वर्ण हमने जान लिया, अक्षर जान लिया, भाई ध्वनि क्या है? तो ध्वनि है कि जो भी वो वर्ण है या जो भी वो अक्षर है, ठीक है, उसका उच्चारण करिएगा तो उसको एक खास पहचान देगा, और वही उच्चारण के समय जो आवाज उत्पन्न होगा, जो साउंड क्रिएट होगा, ठीक है, जिससे उस वर्ण की खास पहचान होती है, उसकी वो आइडेंटिटी होती है, तो वो कहलाती है ध्वनि, ठीक है। अब ध्वनि से ही सारा खेल चालू होता है। तो इसीलिए भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होगी, ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूं भाषा की सबसे छोटी इकाई, सार्थक छोटी इकाई नहीं बोल रहा हूं, दोनों में फर्क होगा, आगे चल के बताऊंगा, एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं अभी से क्लियर करते चल रहा हूं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन होगी? ध्वनि। समझ में आ रहा है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन होगी? ध्वनि, ठीक। जैसे कि अब देखिए, एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाता हूं मैं, यहां लिख नहीं सकते, चलिए कोई नहीं, यहां लिख देता हूं। जैसे कि क, ठीक है। अब ये आपको दिख रहा होगा, यहां पे लिखा हुआ है ना क। क जो है ये क्या है भाई? एक वर्ण है, व्यंजन वर्ण है अपने आप में। अक्षर दिख रहा है आपको, क बोल रहे हैं ना हम लोग, क। लेकिन चूंकि ये व्यंजन वर्ण है तो जाहिर सी बात है स्वर की सहायता से बना होगा, ठीक है। तो अब इसको तोड़िए तो इसको लिखते हैं क में हलंत और धन अ, छिपा होता है ना जी अ, क में हलंत धन अ, नजर आ रहा है आपको? ठीक है, यहां पे देखिए बोर्ड पे, क कैसे लिखेंगे? क में हलंत धन अ, इसमें क भी है और अ भी है, ठीक। तो तोड़ने पर देख रहे हैं आप, इसको आप तोड़ पा रहे हैं इसको, तो ध्वनि जो उत्पन्न हो रही है उससे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं आपको, इसको क किसको बोलेंगे भाई? ये इस तरीके से जो नजर आएगा उसको क्या बोलेंगे? क। अब वर्णमाला में, ठीक है, आगे हमने देख लिया। अब वर्णमाला में वर्ण कितने होंगे? तो होंगे 52, 52। कितने होंगे? 52 वर्ण। वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52, ठीक है। इसको जानने से पहले मैं आप लोग एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, और उस ऑर्डर को आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन वहां से आएगा, ठीक है। तो वो सीरीज ये है कि जो भाषा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई मैंने क्या कहा था आपको याद रखिएगा? ध्वनि। फिर ध्वनि से बड़ी इकाई कौन लेंगे आप? वर्ण। वर्ण से बड़ी इकाई अक्षर। अक्षर से बड़ी इकाई शब्दांश। शब्दांश से बड़ी इकाई भाई आप लीजिएगा शब्द के अंशों को जोड़ दीजिएगा, क्या बन जाएगा? शब्द। शब्दों को जोड़िएगा बनेगा पद। पदों को जोड़िएगा बनेंगे अनुच्छेद। अनुच्छेदों को जोड़िएगा, बहुत सारे अनुच्छेदों को जोड़ा जाता है तो बनता है अध्याय। अध्याय को जोड़िएगा, अगर बहुत सारे अध्याय आप जोड़ देते हैं, ठीक है। मैं यहां पे एक चीज भूल गया हूं, ठीक है। शब्द के बाद पद, पद के बाद आता है वाक्यांश, शब्द के बाद क्या है? अनुच्छेद। तो बहुत सारे वाक्यों का मिश्रण होता है ना, ठीक है। यहां पे ऑर्डर थोड़ा सा गलत हो गया था, कोई बात नहीं। देखिए पद, बहुत सारा पद मिलके पदबंध या वाक्यांश बनाते हैं, जिसको आप उपवाक्य भी कहते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं पदबंध, या आप लिखिए सबसे बढ़िया रहेगा उपवाक्य।
ठीक है, और उस उपवाक्य से बनेगा क्या, वाक्य। और ऐसे बहुत सारे सेंटेंस, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, बहुत सारा सेंटेंस मिलेगा तो एक आर्टिकल बनता है कि नहीं बनता है जी, मतलब उसको हम लोग कहते हैं हिंदी में अनुच्छेद। इंग्लिश वाला याद होने की वजह से हमको याद आया कि कुछ तो मिसिंग है, ठीक है, तो होता है अनुच्छेद। और बहुत सारा अनुच्छेद बनेगा तो बनाएगा, यानी बहुत सारा आर्टिकल मिलकर बनाएगा एक चैप्टर, यानी कि अध्याय। क्या बनेगा, अध्याय, चैप्टर, ठीक है। और ऐसा बहुत सारा अध्याय जो मिलेगा तो एक ठोक रचना बनती है या पुस्तक बनती है। क्या बनती है, रचना या पुस्तक। मुंडी के पास आ गए हैं हम, चलिए ऊपर की तरफ भाग जाते हैं। अब बहुत सारा रचना या पुस्तक जो है, मतलब इसका जो संकलन रहता है वो कहलाता है ग्रंथ, ठीक है। और ग्रंथों का भी तो महाकाव्य वगैरह आप उसको नाम देते हैं, या यहाँ पे ग्रंथ या काव्य लिख सकते थे आप। और उसके बाद जो ग्रंथों का भी संकलन होगा, ठीक है, महाग्रंथ या महाकाव्य कहलाता है। तो जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि, लेकिन भाषा की सार्थक सबसे छोटी इकाई जो है वो हम मानते हैं किसको, शब्द को। किसको मानते हैं, शब्द को। शब्द में अपने आप बहुत सारा अर्थ छिपा रहता है। मेहनती, चालाक, छिपा है ना जी अर्थ। तो भाषा की सार्थक सबसे छोटी इकाई शब्द। लेकिन अगर बोलेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि, अगर ऑप्शन में ध्वनि नहीं है तो वर्ण, ठीक है, तब क्या लेंगे आप, वर्ण। तो इस तरीके से यह बताना जरूरी था जो मैंने आपको अभी बताया है। चलिए देखते हैं अब आगे, हम इसको मिटा लेते हैं। कैसा लग रहा है जी हिंदी पढ़ के, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए यहां पे वर्णमाला, तो वर्णमाला में स्वर, व्यंजन, ठीक है, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। स्वर, व्यंजन और अयोगवा। इसके अलावा व्यंजन के कुछ और टाइप्स हैं, जिसको संयुक्त व्यंजन, उतक्षिपित व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, ठीक है, और अलग अलग क्लासिफिकेशन है। यही पढ़ना है और यही सीखना है आज की क्लास में हम लोगों को। तो ध्यान दीजिए, दिखाई दे रहा है स्पष्ट, ठीक है। स्वर व्यंजन, तो हिंदी जो है, ठीक है, जो वर्ण है उसके तीन भेद होंगे अमूमन, स्वर, अयोगवा और व्यंजन। मुख्य रूप से स्वर और व्यंजन ही होते हैं वर्ण। वर्णमाला के यानी वर्ण के भेद में स्वर और व्यंजन को ही लिया जाता है। अयोगवा मतलब वो चलने योग्य नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए उसको अलग कर दिया जाता है, छांट के रख दिया जाएगा। नहीं आप स्वर के लायक हो ना व्यंजन के लायक हो, दोनों में चलने योग्य नहीं हो, तो इसलिए अलग से रखा जाता है। बट उसका बहुत प्रयोग होता है, ठीक है। अयोग में हमें कौन कौन आता है जी, एक तो आपका आएगा अनुस्वार, कौन आएगा, अनुस्वार, और एक आता है विसर्ग, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ बोर्ड पे, देख रहे हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए सर्कल कर रहे हैं, उसको ध्यान दीजिए, ठीक है। अन और अ, ठीक है, ये आपका होता है अनुस्वार और ये होता है विसर्ग, तो ये दोनों कहलाते हैं अयोगवा। क्या कहलाते हैं, अयोगवा, जो बहनी योग्य ना हो, अयोगवा, ऐसे समझ के याद रखिए, इसलिए अलग से रखा जाता है। अब हिंदी में जो वर्णमाला होती है उसमें स्वरों की संख्या होती है 11। कौन कौन सा स्वर, अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, बड़ा ए, ओ और औ। इस तरीके से ह्रस्व और दीर्घ, लघु या दीर्घ, छोटा या बड़ा स्वर टोटल 11 होता है, जिसमें से छोटा यानी ह्रस्व स्वर होते हैं 4 और बाकी के साथ होते हैं दीर्घ स्वर। और ये ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर भी आपको याद रखना है, स्वर की अलग से क्लास लगेगी, ठीक है, कि स्वर किसे कहते हैं, कौन कौन से स्वर होते हैं, क्योंकि आगे जब आप पढ़ेंगे संधि तो पूरा खेल इन्हीं का होगा, तो एकदम डिटेल में हमने पढ़ते चलना है, ठीक है। कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो स्वर किसको कहेंगे, यहां पर लिखा बता रहे हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी की सहायता से हो, ठीक है। अब अ को देखिए, आप अ को तोड़ ताड़ दीजिएगा, क्या यहाँ पे जैसे कि अ लिख रहे हैं हम, नजर आया, तो ये किसी से मिलकर बना है क्या, नहीं बना है, अपने आप में स्वतंत्र है, ठीक है, ये अपने आप में स्वतंत्र है, अपनी खुद की ध्वनि है इसकी, और इसी की ध्वनि का प्रयोग करेगा व्यंजन। तो जो स्वतंत्र है,
ठीक है, किसी की आवश्यकता नहीं, वो कहलाएगा स्वर। ठीक, और जो प्रतंत्र है और स्वरों की सहायता से उच्चारित किया जाता है तो वो कहलाता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्णों की संख्या मूलतः होती है 33। कितनी होती है? 33। अब इसमें भी क्लासिफाई किया जाता है, चार में अलग अलग तोड़ दिया जाता है स्पर्शी व्यंजन, और उसको स्पर्शी व्यंजनों की संख्या टोटल 25 इस तरीके से तोड़ के, और संयुक्त व्यंजन और इस तरीके से अलग अलग तरीके से तोड़ के कुल संख्या होती है जो है इस व्यंजन की 33। अब पूरा लिस्ट अगर आप देखना चाहें तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन 4, उसमें व्यंजन 4, तो ये 4 और 4 कितने हुए जी? ये 4 और 4 कितने हुए? 8। ठीक है, और ये जो दिख रहे हैं आपको ये स्पर्शी व्यंजन, ये कितने होते हैं? 25। 5 वर्ग है, क वर्ग में 5, च वर्ग में 5, फिर ट वर्ग में 5, त वर्ग में और प वर्ग में 5, तो 25, 25 और 8 कितना हो गया? 33। तो व्यंजन कितने हुए? 33। इसके अतिरिक्त संयुक्त व्यंजन जो है इनके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग जब व्यंजन पढ़ेंगे तब। उसके बाद उत्क्षेपित व्यंजन, इसको भी डिस्कस करेंगे, मतलब बहुत डिटेल में पढ़ना है कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जो है हमारा हमसे छूटे ना, किसी भी हाल में, सूरत हाल में हमसे छूटे ना। चलिए, तो व्यंजन भी जान गए। ठीक है, अब एक बात जो है उसको जान लीजिए कि हिंदी जो होती है, कहीं जगह दिख रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं, अयोगवाह के बारे में बता रहे हैं। हिंदी में अयोगवाह होते हैं 4। यहाँ पे इस बुक में 2 ही दिया गया है, अन और अ। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके अतिरिक्त ये एक अनुस्वार था, एक विसर्ग था, एक होता है हलंत। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क में हलंत लगाया था, ठीक, जिसमें अ को जोड़ा था, और ये पूरा होकर क्या बना था? क। तो ये हलंत भी आपका अयोगवाह है। और इसके अतिरिक्त अर्धचंद्र बिंदु, ये भी आपका एक अयोगवाह है। तो हिंदी में 4 होते हैं, मूलतः या मुख्य रूप से 2 को माना जाता है, अनुस्वार और विसर्ग को, और 4 अयोगवाह होते हैं। कौन कौन से? पहला बोलिए अनुस्वार, दूसरा विसर्ग, तीसरा हलंत और चौथा अर्धचंद्र बिंदु। ठीक है, तो 4 अयोगवाह। ठीक, अगर मान लीजिए कभी पूछ दिया अर्धचंद्र बिंदु क्या है, तो अयोगवाह है। हलंत क्या है? अयोगवाह है। उसी तरीके से अनुस्वार और विसर्ग भी अयोगवाह है। क्लियर हुआ? लेकिन मूलतः 2, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक, संस्कृत में अयोगवाह की संख्या होती है 3। ठीक, क्योंकि अर्धचंद्र बिंदु को संस्कृत में अयोगवाह नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी था आप लोगों को मैंने बताया वर्ण के बारे में। अब कुछ जो है जानकारी, ठीक, यहां मैं दे देता हूं। और ये संयुक्त वर्ण थे, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ढ, 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 ढ। ठीक है, ये उत्क्षेपित व्यंजन है, ये द्विगुण व्यंजन है। अब यहां देखिए, ये वर्ण तालिका है, आपको नजर आ रही है एकदम स्पष्ट। यहां पे लिखा हुआ है स्वर, और यहां लिखा गया है व्यंजन, नजर आ रहा है। स्वर्ग में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या 4, दीर्घ स्वर की संख्या 7। पहले ही मैंने बता दिया था, 7 और 4 जोड़िएगा कितना आएगा? 11। तो स्वर्ण वर्ण कितने हुए? 11। व्यंजन वर्ण जो है उनकी बात करते हैं। स्पर्शी व्यंजन पहले ही मैंने बताया 25, उसमें जो उत्क्षेपित व्यंजन है 2 उनको जोड़िएगा तो 27, लेकिन मूलतः 25। क वर्ग में 5, क, ख, ग, घ, घ। ठीक है, फिर उसके बाद च वर्ग, और उसके बाद त वर्ग, त वर्ग, इस तरीके से करते हुए क वर्ग से लेकर प वर्ग तक टोटल कितने? 25। अंतस्थ य, र, ठीक है, ज और व। अंतस्थ, अंतस्थ में 1 सेकेंड, इसको ल कीजिएगा, य, र, ल, व। जो अंदर से, जिनका उच्चारण कहां से हो? अंदर से, अंदर से, एकदम अंत स्थान से, तो उनको हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व, इस तरीके से उच्चारित करके देखिए, बड़ा मजा आएगा। पढ़ने का सही तरीका यही है। ठीक है, हिंदी उसको आत्मसात कीजिए, बहुत एकदम लॉजिकल है, मैथ्स की तरह, बड़ा मजा आएगा आपको, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं मैथ्स के साथ साथ हिंदी। ठीक, तो ये 4 होंगे, य, र, ल, व। वो मिसप्रिंट है, जो ज अगर लिख दिया है हो जाता है। ऊष्म व्यंजन,
भाई जिनके उच्चारण से ना गर्मी उत्पन्न हो, ठीक है, तो यानी कि एक तरीके का ना फ्रिक्शन जिसको बोलने के लिए आपको जनरेट करना पड़ेगा, जैसे स स ह। देखिए इसके उच्चारण में घर्षण उत्पन्न हो रही है, घर्षण के साथ उष्मा उत्पन्न होती है ना जी, तो इसलिए इसको उष्म नाम दिया गया है। तो ये जो चार हैं स स स ह, तो ये जो चार हैं ये उष्म व्यंजन है। ठीक, तो वो पढ़ के कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो स्पर्शी 25, 4 29 और 4 33, ठीक है। ढ ढ जो उत्तक्षेपित व्यंजन है उनको छोड़ के। क्लियर। अब एक और जानकारी थी जो मैं बता दूं कि ये जो स्वर है, ये जो स्वर वर्ण है, यहां पे देखिए ह्रस्व स्वर 4 और दीर्घ स्वर 7, ह्रस्व स्वर 4 दीर्घ स्वर 7, टोटल 11 हुए स्वर वर्ण। लेकिन जो संस्कृत है, ठीक है, उसमें री की जगह एक बड़ा री, ठीक है, और एक री यूज होता है। ये जो री है, ये जो री इससे बनता है जैसे कि कोई नाम, जैसे कि ऋतु, आपका ऋतु में ये बड़ा वाला री ऋषि का नहीं, ये री ऋतु वाला है। और ये जो री है ये आपको बहुत जगह नजर आएगा, जैसे कि कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ठीक है, इसमें ये जो नजर आता ना, ये इस तरीके से। तो ये दो लोग जो है ना, ये जो दो हैं 12 और 13, ये संस्कृत के स्वर हैं, संस्कृत के स्वर वर्ण हैं, ठीक है। ये दो एक्स्ट्रा होते हैं संस्कृत में, हिंदी में 11, ठीक है। चलिए हम आते हैं आप वापस से व्यंजन पे। तो स्वरों की संख्या टोटल जो स्वर हैं उनकी संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या भाई 33 तो हो ही गए थे, कुल व्यंजनों की संख्या, ठीक है, 33 हो गए थे। बाकी उनमें इन लोग को जोड़ लीजिएगा। तो इस तरीके से पूरे मिला के आगत, संयुक्त और उसके अलावा उत्तक्षेपित मिला के टोटल ये 33 हुआ था। उत्तक्षेपित ढ जोड़िएगा तो 33 और 2 35, सर के नीचे तो नहीं आ रहा ना, नहीं 35 और आगत 2 37 और संयुक्त 4, ठीक है, 37 4 41 और यहां से 11 कितने हो गए 52। तो कुल जो वर्ण है वर्णमाला में 52 वर्ण है। कितने 52, 52। क्लियर। मैंने आपको स्वर बता दिए, ठीक। उसके बाद हमने देखा व्यंजन, उसके बाद हमने देखा अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, 4 4 8 ये लोग हुए। फिर हमने देखा आगत और संयुक्त व्यंजन, ठीक। तो इस तरीके से टोटल ये लोग कितने हो गए। अब कुछ प्रश्न हैं, चलिए उनको देख लेते हैं कि जिससे हमारा ये टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब इसमें कहीं ध्वनि दिख रहा है क्या आपको? ध्वनि दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब लेकिन वर्ण दिख रहा है आपको। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन होगी? वर्ण, ठीक है। कौन होगी भाई? वर्ण। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी होगा। इस तरीके से आपको ये पीडीएफ मिलेगा, मैं टेलीग्राम अपलोड करूंगा। और सारे जो हिंदी के चैप्टर्स हैं वो इस लेवल के होंगे कि देखिए केवल मैंने वर्ण और वर्णमाला आपको समझाया। अभी मैंने ना स्वर के बारे में बात किया, ना व्यंजन के बारे में, ना योग के बारे में, किसी के बारे में डिटेल बात नहीं किया। और इतना सारा क्वेश्चंस वगैरह भी करवाने वाला हूं। तो मतलब आपको कोई भी एग्जाम आए, कैसा भी आए, आप हिंदी में 100 में 100 करके आओ, बस इतना। तो सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहलाती है, ठीक है। चलिए, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? मैं पूछ रहा हूं कि संस्कृत भाषा में कितने स्वर हैं? कमेंट करके बताएं, ठीक है। और एग्जाम्पल के साथ बताएं। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? भाई हिंदी भाषा में 4 हैं ह्रस्व, 7 हैं दीर्घ। टोटल कितने स्वर हैं? 11। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी आप यहां देख सकते हैं कि हिंदी निदेशालय द्वारा मानक हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या मूल रूप से कितनी है? 11। री, ए, ओ और औ। इसके अतिरिक्त अनुस्वार अन, विसर्ग अ, अनुनासिक यानी अर्धचंद्र बिंदु जो था ये, लेकिन इन्हें मूल स्वर नहीं माना जाता, ठीक है। और इसके अतिरिक्त मैंने बताया ना, वो कमेंट करके आप बताओ कि भाई संस्कृत में कितने होंगे।
हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? तो भाई कितने व्यंजन हैं हिंदी भाषा में? तो हिंदी भाषा में कितने व्यंजन है भाई? 33। टोटल कितने हैं? 33। कौन कौन से व्यंजन हैं भाई? क वर्ग से प वर्ग तक 25 अंतस्थ व्यंजन यार अलावा, ठीक है। और उसके बाद ऊष्म व्यंजन स और ह, ठीक है। बोलने से मुंह गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसी से याद रखिएगा कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन सा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, अभी हमने पढ़ा है। यही क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं और मैं क्वेश्चन के रूप में जानबूझ के इतना मेहनत करके बार बार रिवीजन करके ला रहा हूं कि ये वीडियो देखने के बाद दोबारा आपको ना हिंदी पढ़ना ही ना पड़े। ये वीडियो अपने आप में मतलब सब चीज की जरूरत इसमें पूरी हो जाए। तो हिंदी वर्णमाला में सबको पता है कितने वर्ण होते हैं? 52। कितने वर्ण होते हैं? 52। कौन कौन से? देखिए यहाँ पे मूल स्वर 11, अयोगवाह 2, मूल व्यंजन 33, ठीक है। और उसके अलावा संयुक्त और अतिरिक्त द्विगुण व्यंजन, यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं उत्तक छिपित व्यंजन, ठीक है। ये जो यहाँ पे जो है ना ये द्विगुण वाला, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 52, ठीक। आया समझ में? क्लियर कर लीजिएगा इसको। चलिए चलते हैं नीचे की ओर। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? व्यंजन एवं स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है भाई? सबको पता है, क्या कहेंगे? अक्षर। क्या कहेंगे? अक्षर। अब इसमें होने वाला बवाल कि भाई सरवर्ण क्यों नहीं कहेंगे? तो यहाँ पे संयुक्त रूप बोला है, आप वर्ण भी कह सकते हैं और अक्षर भी कह सकते हैं। मौखिक रूप में अक्षर कहलाएगा और लिखित रूप में वर्ण कहलाएगा, ठीक है। बट यहाँ दिया हुआ है तो इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में लिया हुआ आंसर है, ठीक है। इसलिए लेके आए। वर्णमाला किसे कहेंगे? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, शब्द गणना को। तो भाई ये भी नहीं होगा, शब्द समूह भी नहीं होगा। शुरू में ही लिखवाया था मैंने वर्णों का व्यवस्थित समूह, ठीक है, या वर्णों का संकलन, तो संकलन तो होगा नहीं, तो वर्णों का व्यवस्थित समूह, ठीक है, जिसमें वर्णमाला में कुल कितने वर्ण? 52 वर्ण, स्वर 11, 2 अयोगवाह, 33 व्यंजन, 2 निर्गुण यानी उत्तक्षेपित व्यंजन और 4 संयुक्त अक्षर। तो इस तरीके से आपके जो वर्णमाला हुई उसमें 52 वर्ण हुए। बार बार रिपीट कर रहा हूं इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या। हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है। कितने व्यंजन? 33 व्यंजन। 25 स्पर्शी व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन। टोटल 25 4 29, 29 4 33। यहां दिया हुआ देखिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, सब में 5-5 वर्ण, 25 वर्ण, ठीक है। और 4 अंतस्थ व्यंजन। कौन कौन से? य, र, ल, व, ये चारों अंतस्थ हैं। और ऊष्म व्यंजन स, स, स और ह। कितने बार रिवीजन हो गया? मेरे को नहीं लगता इस वीडियो के बाद आप लोग को पढ़ने की जरूरत है, जानने की भी जरूरत है, बिल्कुल सफिशिएंट है। नहीं भी है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इस प्रकार 33 मूल व्यंजन है और 2 उत्तक्षेपित और 4 संयुक्त, पढ़ेंगे उनको भी। ये डिटेल नहीं है ना, ये केवल वर्ण और वर्णमाला है। अभी स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन वर्ण ये सब अलग आएगा। अभी देख रहे हैं पूरा ऑब्जेक्टिव इसी से रिलेटेड है। जो वर्ण और वर्णमाला से जो एग्जाम में आया हुआ है वो ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? तो 2 प्रकार की ध्वनि होगी, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वर नहीं, व्यंजन नहीं, अयोगवा नहीं। इसमें अपने आप पता चल रहा है कि स्वर शब्द की जो सबसे छोटी इकाई होगी वो कौन होगी? वर्ण। क्योंकि वर्ण के भाग है ना स्वर, व्यंजन और अयोगवा, और इनमें से तो कोई आंसर हो नहीं सकता, तीनों है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होगी भाई? वर्ण। क्या कहलाती है? वर्ण, ठीक। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, बिना अवरोध के उनका उच्चारण होता है। और व्यंजन उनको कहते हैं जिनके उच्चारण के लिए स्वर की सहायता की जरूरत होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या। स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन 25, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म। याद रहेगा आपको? तो कितने होंगे? 25। अब लिख भी दिया है,
तो ये लेवल है पीडीएफ का, देख रहे हैं आप अपने आप में थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। अब बस आप इसको आपको ले लेना है, ठीक है। पहला पीडीएफ डेमो के लिए मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन चैनल का, टेलीग्राम चैनल का हमारा लिंक में है, और आप देखिएगा और समझ जाइएगा कि कितनी गंभीरता से और कितना बेहतरीन संकलन के द्वारा हिंदी का तैयार किया गया है। कोई भी एग्जाम आएगा हिंदी नहीं छूटने वाला, पढ़ा तो मैं रहा ही हूं, तो हम दोनों मिलके, आप और मैं, ठीक है, हिंदी का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं अक्षर, स्वर, व्यंजन या अनुस्वर। वर्णों के मेल को हम लोग क्या कहेंगे जी? अक्षर, ठीक है। यहां पे इस तरीके से लिखा है, लेकिन जनरली वर्ण ही अक्षर होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बट याद रखिएगा कि अक्षर को ऊपर रखा है। और जब मैंने क्रम बताया था कि भाई भाषा का, जब मैंने क्रम बताया था, सबसे पहले ध्वनि को रखा था, तब वर्ण को रखा था, उसके बाद किसको रखा था? अक्षर को। तो जाहिर सी बात है ध्वनि से वर्ण, वर्ण से अक्षर कहीं ना कहीं बना है, मान लीजिएगा इसको, ठीक है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, यहां पे देखिए लघुत्तम इकाई नहीं पूछा है। लघुत्तम बोले रहता तो कौन होती भाई? ध्वनि। अगर ध्वनि नहीं लेते तो कौन लेते? वर्ण। अगर वर्ण नहीं रहता तो कौन रहता? अक्षर। लेकिन यहां बोला है सार्थक, यानी जिसका कुछ अर्थ हो। ऐसी इकाई कौन है? तो भाषा की ऐसी इकाई है शब्द। कौन है? शब्द। शब्द में अपने आप बहुत सारे अर्थ छिपे होते हैं, तो इस तरीके से लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला में होते हैं 52 वर्ण, 52 में 11 स्वर और 33 व्यंजन, 2 अयोगवाह, उसके बाद 4 संयुक्त, और उसके बाद 2 जो होते हैं उत्क्षेपित, ठीक है। 33, 2 35, 37 और 4 40 और 11 52, ठीक है। तो वर्णमाला, लिपिबद्ध क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला, ठीक। तो ये केवल वर्ण था, वर्ण, ठीक है, और उससे जुड़े हुए संबंधित प्रश्न। आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पीडीएफ के बारे में मैंने बता दिया है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, ठीक, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके लाइव लेक्चर लेके आऊँ, कि आपके डाउट भी मैं सॉल्व कर पाऊँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं अगर नोटिफिकेशन दूँ, और कम से कम मुझे 100 बच्चे चाहिए जब मैं लाइव लेके आऊँ। जब मैं हिंदी की क्लास लाइव लेके आऊँ तो एटलीस्ट 100 स्टूडेंट्स होने चाहिए। मैं बिल्कुल लाइव लेके आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।